हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनपीयू के बारे में बताया था। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और वही मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जैसे एनपीयू का मीनिंग। और लास्ट में हम पहुंच गए थे कि इसके फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट आते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ये कैसे अकाउंट्स बनते हैं देखें जरा। देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मैंने जो फाइनल अकाउंट्स लिखे उसमें लिखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति और भुगतान खाता। ये जो अकाउंट होता है ये प्रॉफिट कमाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा जो कैश बुक बनाई जाती है, सेम उसकी तरह ही ये बनाया जाता है। और इसको बनाने का जो बेस होता है वो कैश बुक ही होती है। कैश बुक को देख के ही रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेम एज कैश बुक। जैसा हमने 11th में पढ़ा है कि कैश बुक बनती कैसी है। एक बार डेबिट साइड में हमारी सारी रिसिप्ट्स आती हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट आती हैं। ऐसे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की भी डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं। जैसे ये पी फॉर्म में बनता है हमारा, हमने 11th में पढ़ा था कि इस साइड में हमारी रिसिप्ट्स होती हैं और इस साइड में सारी पेमेंट्स होती हैं। क्रेडिट साइड में जैसे कि ये पता है हमारे को, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट लिखी जाती हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं। तो ये कैश बुक में भी हम जैसे लिखते थे वैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। डेबिट में सारी रिसिप्ट्स, क्रेडिट में सारी पेमेंट्स लिखी जाएंगी। ठीक है, ये इसकी नेचर क्या होती है? ये रियल अकाउंट पे बेस्ड होता है। रियल अकाउंट पे बेस्ड होता है। रियल अकाउंट का रूल हमने पढ़ा था 11th में। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसको डेबिट किया जाएगा और जो जाता है उसको क्रेडिट किया जाएगा। समझ गए कि इसमें रियल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। इसकी जो नेचर होती है वो रियल अकाउंट की होती है। ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होता है। तो हम ये बताएंगे कि रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसमें ये बनता कैसे है? इसकी जो स्टार्टिंग होती है ये कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। यानी कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो पिछले साल का बचा हुआ है, जो पिछले साल हमने रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाया उसके साल के आखिर में अगर हमारी रिसिप्ट ज्यादा रही, पेमेंट करे कम रही, तो कुछ पैसा हमारा बच गया होगा। तो वो जो बचा हुआ बैलेंस होता है पिछले साल का वो क्लोजिंग बैलेंस होता है और वही बैलेंस इस साल में ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। तो ये पिछले साल का जो पिछला बैलेंस बचा हुआ है जो इस साल ओपनिंग बैलेंस बन गया, उस ओपनिंग बैलेंस से ये स्टार्ट किया जाता है। और वो ओपनिंग जो बैलेंस होता है वो इधर डेबिट साइड में लिखा जाता है, रिसिप्ट साइड में लिखा जाता है। उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम अलग अलग स्टडी करें कि डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। इसकी जो डेबिट साइड होती है उसके अंदर
पहला तो यही है कि ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, कैश का या बैंक का। दूसरा ऑल रिसिप्ट्स लिखी जाती हैं, सभी प्राप्तियां, सभी रिसिप्ट्स। सभी रिसिप्ट्स का मतलब क्या है, ऐसी सभी का मतलब इसका मतलब अलग अलग टाइप की रिसिप्ट्स होती होंगी, तभी तो हम सभी बोल रहे हैं। दो टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, एक तो कैपिटल नेचर की, दूसरी रिवेन्यू नेचर की। दो टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, कैपिटल नेचर की एंड रिवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स क्या होती हैं, जो हमें जिनसे एक बार पैसा मिलता है, बार बार नहीं मिलता, वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाती है। जैसे किसी फर्नीचर को बेचना, मशीन को बेचना, वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट है, उनसे जो पैसा आएगा वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी। रिवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, अगर हम फर्नीचर और मशीनें बेच रहे हैं, अगर उनको प्रॉफिट पे बेचा जाए, 5,000 रुपए की हैं, अगर वो 5200 रुपये में 50 to 100 में अगर हम सेल करते हैं, तो 200 रुपये का जो हमें बेनिफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी। तो उनका प्रॉफिट लॉस जो होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। इसके अलावा और कहीं से हमें पैसे मिल रहे हैं, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, जो हमें बार बार पैसे मिल रहे हैं, वो सब रिवेन्यू नेचर के होते हैं। और जो एक बार साल में कभी कभी ट्रांजेक्शंस होती हैं, बार बार नहीं होती, वो कैपिटल नेचर की होती हैं, जैसे एसेट को खरीदना और बेचना। ठीक है, रिवेन्यू नेचर की जैसे कोई एक्सपेंसेस की पेमेंट करना, कहीं से हमें पैसे मिलना, रेंट इंटरेस्ट कमीशन की फॉर्म में मिल सकते हैं, तो रिवेन्यू नेचर के माने जाते हैं। ठीक है, अब ये भी दो, इनका जो ये कैपिटल रिवेन्यू नेचर की होती है। अब ये कहते हैं कि सभी रिसिप्ट लिखी जाती हैं, इसमें टाइम पीरियड भी नहीं देखा जाता। जो ये दोनों टाइप की रिसिप्ट्स होती हैं, अगर हमारे को मिल रही है तो चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, या वो नेक्स्ट ईयर की। पिछले साल की जो बकाया थी वो हमें इस साल मिल गई है, तो वो भी रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट की डेबिट में लिख दी जाएगी। जो करंट ईयर अकाउंट जो बस चल रहा है अभी, जो हम जिस टाइम हम काम कर रहे हैं, ये करंट ईयर है, तो इस ईयर की जो इनकम हमें इस साल में मिली है वो भी हमारी रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी जाएगी। नेक्स्ट ईयर का मतलब अगले साल की जो हमें पहले ही मिल गई, यानी कि एडवांस में जो इनकम मिली है वो भी इसमें लिखी जाएगी। इस टाइप से डेबिट साइड में ये सारी ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी। ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, सभी रिसिप्ट लिखी जाएंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, रिवेन्यू नेचर की हो। और जो रिसिप्ट्स होंगी उसमें टाइम फैक्टर काम नहीं करेगा, मतलब समय को हमें ध्यान में नहीं रखना, प्राप्ति होनी चाहिए, रिसिप्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी टाइम की हो, पिछले साल की, इस साल की, अगले साल की। इस बात को हमने कंसीडर करना है कि वो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम देखें क्रेडिट साइड में क्या आएगा। क्रेडिट साइड में सभी पेमेंट्स लिखी जाती हैं। सभी पेमेंट्स में फिर वही बात आती है, जैसे दो टाइप की होती है तो पेमेंट भी दो टाइप की होती है, कैपिटल नेचर की और रिवेन्यू नेचर की, पूंजीगत प्रकृति की और आयगत प्रकृति की। कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर, इनके भी पेमेंट्स में वही एग्जांपल आते हैं, जैसे किसी एसेट्स को खरीदना, अगर हम मशीन खरीद रहे हैं, जैसे मशीनरी परचेज, तो वो कैपिटल नेचर की शिफ्ट मानी जाएगी, और सॉरी पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है, हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल नेचर की पेमेंट कौन सी होगी, मशीनें खरीदना, फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग खरीदना। ठीक है, और रिवेन्यू नेचर की क्या होंगी, जो बार बार होंगी, रूटीन में होती है, कंटिन्यू होती रहती हैं बार बार। ठीक है, जैसे रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड एटसेट्रा। ठीक है, तो वो हम रिवेन्यू नेचर की बहुत सारी हैं। ठीक है, तो रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और ब्रोकरेज, कोई फीस वगैरह है वो हम पे कर रहे हैं, तो वो सब रिवेन्यू नेचर की मानी जाती है। तो दोनों टाइप की पेमेंट जो है वो क्रेडिट साइड में रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है,
फिर ये बात आती है कि इसके हम बनाते क्यों हैं, इसको बनाने का पर्पस क्या है। इसको बनाने का मेन जो पर्पस है वो ये पता लगाना है कि साल के आखिर में कितना हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस बचा हुआ है। क्योंकि देखो हमने स्टार्ट किया था कि ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, तो ये भी हम बनाएंगे तो इसको जो बन जाएगा तो इसके आखिर में इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, कैश का कितना हमारे पास बचा हुआ है, कितने सारी पेमेंट निकाल के कितना पैसा हमारे पास शेष है, वो जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा इस साल का कैश या बैंक का। तो ये कैलकुलेट करने के लिए ही हम रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बढ़ाते हैं। इसमें हमने ये बातें ध्यान रखनी है कुछ चीजें। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वो नहीं लिखी जाएंगी, जो नगद में नहीं है, जिसे पैसा ना तो आया ना पैसा गया, ठीक है, उधार में खरीदा है उधार में बेचा है, वो ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिखी जाएंगी। जो कैश नेचर की हैं, जिनसे पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन की नॉन कैश नेचर की रहेंगी उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सेकंड, एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो एडजस्टमेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और नॉन कैश ट्रांजेक्शंस में हम ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन। वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन। और एडजस्टमेंट में जैसे हम 11th में पढ़ा था कि सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम ऐड कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसिव से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पैसे हमने जब दिए थे तब लिख दिए होंगे, ये जब हम देंगे तब लिख देंगे। ये हमारा जो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है वो कैश पे बेस्ड है, तो पैसा आएगा तो लिखा जाएगा, पैसा जाएगा तो लिखा जाएगा। जो पैसा हम फ्यूचर में देने वाले हैं उसको नहीं लिखा जाएगा, जो इनकम हम फ्यूचर में मिलने वाली है उसको भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट है। एक बार मैं दोबारा शॉर्ट से इसको ब्रीफ में बता देता हूँ रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट क्या होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक साल के अंदर जितनी भी हमारे को कैश में रिसिप्ट्स होती हैं और जितने भी हमारे द्वारा कैश में पेमेंट की जाती हैं उन सब को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहा जाता है। इसको बनाने का जो बेस या आधार होता है वो होती है कैश बुक। कैश बुक को के अंदर लिखी हुई ट्रांजेक्शन के बेस पे ही इस रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट को बनाया जाता है। इस अकाउंट को बनाने का मुख्य जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो ये पता लगाना है कि साल के आखिर में हमारे पास कितना पैसा कैश या बैंक के अंदर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब हम इसी मीनिंग में से इसकी फीचर्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, विशेषताएं क्या क्या हैं, ये इसके अंदर ही फीचर्स भी लिखी हुई है। पहली फीचर्स तो ये हम कह सकते हैं कि ये कैश या बैंक के ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। जो हमारे पास पिछले साल का बैलेंस बचा हुआ है उसको लेकर के ही रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाता है। डेबिट साइड में ये पहला पॉइंट ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। दूसरा, सभी प्राप्तियां लिखी जाती हैं, सभी रिसिप्ट लिखी जाती हैं। अब हम रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स। कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स वो होती हैं जो हमें एक बार मिलती है, जैसे किसी एसेट को बेच के पैसा मिलना। रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स वो होती हैं जो बार बार मिलती रहती हैं, जैसे कहीं से किराया आ रहा है, हर महीने हमारे को किराया मिल रहा है, तो वो रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी।
अब हम इन रिसिप्ट्स की टाइम को देखें, भाई कौन से टाइम के मिले हैं, क्योंकि 3 टाइप के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हम ये देखें कि ये इनकम हमारे को मिलनी चाहिए, चाहे पिछले साल की हो। पिछले साल की कौन सी इनकम जो पिछले साल लेनी थी लेकिन हमारे को नहीं मिली, तो वो अब मिल गई है। तो प्रीवियस ईयर वाली जो पिछले साल की बकाया इनकम इस साल मिली है, तो वो भी रिसिप्ट में लिखी जाएगी। जो ये साल चल रहा है इसकी इनकम तो हमारे को मिलेगी, तो वो करंट ईयर की इनकम इसमें लिखी जाएगी। नेक्स्ट ईयर जो हमें, यानी कि इस साल अगले आने वाले साल की, जैसे अब ये 2020 चल रहा है, कोई आदमी 2021 के पैसे दे जाए, तो पैसे तो आए गए ना, हमारे पास पैसे आए हैं, तो इसलिए उसको इस रिसिप्ट में लिखा जाएगा। इसके बाद हम एक पॉइंट बना सकते हैं, क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है। क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं, जितने भी भुगतान, जितनी पेमेंट हमारे द्वारा इस साल में की गई है, वो सारी पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। जैसे रिसिप्ट 2 टाइप की होती हैं, वैसे पेमेंट भी 2 टाइप की होती हैं, कैपिटल नेचर की और रिवेन्यू नेचर की। कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट्स हैं हमारी, जैसे किसी मशीन को खरीदना, फर्नीचर को खरीदना, बिल्डिंग को खरीदना, या अगर कोई भी हमारी एसेट्स है जिसको हम खरीदते हैं, वो कैपिटल नेचर की मानी जाती हैं। रिवेन्यू नेचर की कौन सी होती हैं, जैसे किराया दिया, कमीशन दिया, ब्याज दिया, ठीक है, या कुछ और भी ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हम रूटीन में दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं रूटीन में, तो वो रिवेन्यू नेचर का है। रिवेन्यू वर्ड का मीनिंग क्या है, बार बार जो चीजें रिपीट होती हैं वो रिवेन्यू नेचर की हैं। कैपिटल का मतलब जो एक बार, सिंगल, एक वन टाइम होती हैं, बार बार रिपीट नहीं होती। तो इसके बाद हम ये एक फीचर बना सकते हैं कि इसको हम बढ़ाते क्यों हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये पता करना है कि इस साल के आखिर में कितना हमारे पास कैश या बैंक का बैलेंस बचा हुआ है। ये भी इसके फीचर्स हैं, और जो मैंने नोट में लिखा वो भी इसके फीचर्स में लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो गैर नगद व्यवहार है, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस हैं, उनको इसमें नहीं लिखा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन, हर्स। और इसके अलावा एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि जो समायोजन है, एडजस्टमेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर समायोजित नहीं की जाती, एडजस्ट नहीं की जाती। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम्स हैं, अनअर्न्ड इनकम्स हैं, ठीक है, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में, तो वो भी इसके अंदर एडजस्ट नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट का मीनिंग मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा।